प्रश्न उठता है। ममता काले कह रहे हैं कि भाई सैफरन टेरर भी कोई लीगल टर्म नहीं था, और ये कह रहे हैं भाई ये जो कानून आया है, मेरी जानकारी में इस कानून के नाम में कहीं से अर्बन नक्सल नहीं है, लेकिन ये अर्बन नक्सल जो एक जो रियलिटी है इस देश की, उससे निपटने के लिए कानून है। अब कांग्रेस से लेकर और वामपंथी सारी पार्टियां एकजुट हो गई है इसके खिलाफ। जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं एमएसपीएसए को लाने के लिए, इस विधेयक को लाने के लिए, क्योंकि ये आवश्यकता है न केवल महाराष्ट्र की अपितु पूरे भारतवर्ष की। और जो अर्बन नक्सल टर्म है, ये वो टर्म है, ये वो सच्चाई है, ये वो घृणित सोच और विचारधारा है जो मां भारती की जो नींव है उसको खोखला कर रही है। मैं इन लोगों को इस देश का मीर जाफर बुलाती हूं। क्या है ना कि जो सीमा पार से आतंकवादी हमारे आके फौजियों के ऊपर हमला करते हैं और हमारे खिलाफ आतंकी हमले करते हैं, उनको तो हम झेल लेंगे, लेकिन जो मीर जाफर देश के अंदर बैठ रखे इस देश का खाते और उसके बाद इस देश के खिलाफ बातें करते हैं और इस देश के खिलाफ पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, क्या उनसे नहीं हमें निपटना चाहिए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा था, अभी आई थी आपने एक बाइट चलाई थी टिकली वाली दीदी की, बड़ी टिकली वाली दीदी। अब बड़ी वाली टिकली वाली दीदी कह रही कि ये तो सरकारी साहब 6 महीने नहीं चलेगी, ये काला कानून है। मैं तो बड़ी टिकली वाली दीदी को यह कहना चाहती हूं कि दीदी, जो कानून इस देश के पक्ष में होता है उसके विरोध में आप खड़ी हो जाती हैं भैया। मैंने तो टिकली वाली दीदी को शाहीन बाग में जाकर के भी नारे लगाते हुए देखा। मैंने टिकली वाली दीदी को जेएनयू, जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जंग जारी रहेगी, भारत की बर्बादी तक के नारे लग रहे थे, वहां जाते हुए भी देखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भारत के पक्ष में कोई कानून बन रहा है तो उसका स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अरे हाँ, आपने कांग्रेस का नाम लिया था ना रंजीत जी, कैसे करेंगे? जिस व्यक्ति ने नारे लगाए थे उसको तो ये टिकट दे करके अपने यहां से चुनाव लड़वाते हैं, है ना? और ऐसा तो है नहीं कि इस प्रकार का कोई कानून पहली बार भारतवर्ष के अंदर आया है। छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है, तो ये लोग क्यों नहीं चाहते कि ये देश मजबूत हो रहे? एक चीज और बोलना चाहती हूं जल्दी से, वो लोग आज बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर आवाज दबा दी जाएगी, जो इस देश के अंदर बैठ करके और विदेश में जाकर के भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन करके भारत को गाली देते हैं, भारत के लोकतंत्र को गाली देते हैं, भारत की चुनी हुई सरकार को गाली देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, भारत के टूटने की कामना करते हैं। वाह भैया, गजब लोग हैं ये। इनके मतलब इनके सच्चाई में क्या बोलूं, दिन रात ये गाली देते और उसके बाद इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर भारत के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, भारत को तोड़ने की जो लोग बात कर रहे हैं, उन पर अगर एक्शन हो रहा है तो क्या बुरा है? अर्बन नक्सल, ये जो सोच है ये बहुत खतरनाक सोच है। जैसे आपने बोला व्हाइट कॉलर, इलीट इंग्लिश बोलने वाले, वाइन सिपिंग लोग, एकदम वी आर सो कूल टाइप जो लोग होते हैं, वो इतने सॉफ्टली एंड स्विफ्टली पूरे यूनिवर्सिटीज में जाकर के यंग माइंड्स को और बाकी लोगों को प्रभावित करते हैं देश के खिलाफ। और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनको लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं, उसको प्रभावित करना मत कहिए, उसको प्रभावित करना मत कहिए ममता काले, उसे जहर भरते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि उनको देश के खिलाफ, इस देश की समाज और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ वो उनके मन में जहर भरते हैं, जहर भरने का काम करते हैं। और मैं तहसीन पूनावाला के पास एक बार फिर से जाऊंगा। तहसीन पूनावाला, मैं कह रहा हूं कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें अर्बन नक्सल की जो बात की गई है गलत है। भाई ये कानून में अर्बन नक्सल जैसा कुछ भी नहीं है। ये अर्बन नक्सलियों से निपटने के लिए कानून जरूर है, लेकिन इसी तर्ज पे जहां आपकी सरकार है, तेलंगाना में भी इसी तरीके से पीएसए का कानून है, तो भाई उसी ढंग से महाराष्ट्र स्पेशल पीएसए है। तो भाई ये महाराष्ट्र में वो कानून बन रहा है तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन तेलंगाना में इसकी जरूरत आप महसूस कर रहे हैं। दो चीजें, तेलंगाना के कानून में और अन्य राज्यों के कानूनों में बैंड ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ये गुनाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको क्लैरिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं दुनिया भर के जो बैंड है, रिसर्च स्कॉलर्स उन पर रिसर्च करने के लिए पढ़ते हुए लाइब्रेरीज में होते, सरकारी लाइब्रेरीज में होते, सरकारी दस्तावेज में होते, इंटरनेट पे अवेलेबल होते, तो पढ़ना उसमें बैन नहीं है। और बॉम्ब बनाना इलीगल है, बॉम्ब बनाने की बुक पढ़ना कोई इलीगल काम और नहीं है। बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देना, एग्जैक्टली हाँ, तो ट्रेनिंग देना आरएसएस जो तो भाई ये जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, ये जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक कानून है तहसीन पूनावाला। मैं उसका जवाब दे दूंगा अगर आप उसके बाद कंटिन्यू तो करें। तो आपने ममता जी के बीच में नहीं बोला, शेवाब के, क्यों आप मेरे बीच में बोल रहे हो? आप सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग देना गलत है। बहुत आरएसएस के लोग पकड़े गए जो बॉम्ब बना रहे थे, केरला में पकड़े गए, मध्य प्रदेश में। आरएसएस को बैन कर दीजिए, कहीं इतने टाइम्स नाउ की खबर है। तो ये चीजें हैं जो बॉम्ब एक्सप्लोड हुए, केरला में हुए, तमिलनाडु मध्य प्रदेश में,
सवाल ये है, ऑफ कोर्स बॉम्ब बनाना गलत है, उसकी किताब पढ़ना गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई किया, ये पहली बात है। उसके बावजूद ये बात पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, पुलिस रेड, पुलिस किसी के भी घर पे, अगर आप रंजीत भाई कल मुंबई में रहते हैं, आपके घर में रेड कर सकती है। तीसरी बात, आपको कैसे पता पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स नहीं डाला अगर इसमें सिक्योरिटी नहीं होगी। चौथी बात, मैं दोबारा से कह रहा हूं, गौतम नवलखा का स्पेसिफिक केस आपको बता रहा हूं, वहां पे एविडेंस प्लांटेड था, उसके कंप्यूटर में प्लांटेड था, फिजिकल एविडेंस प्लांटेड था। उसके बाद क्या हुआ, एनआईए ने केस विड्रॉ किया। एक व्यक्ति, मैं गौतम नवलखा, मैं मानता हूं गौतम नवलखा बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन किसी पर फॉल्स चार्जेस लगाना, एजेंसी द्वारा लगाना, क्या ये सही है? इतने गंभीर चार्जेस लगाना कि प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, वो चार्जेस सारे विड्रॉ हो गए, आज उसको बेल मिली हुई, कितने लोगों को बेल मिली, शिवम त्यागी, अफसरों का क्या हुआ, उस पर शिवम त्यागी, ये जो तहसीन पुनावाला कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसमें ठीक है कानून तो लाया जा रहा है, लेकिन सेफ्टी क्या है? सेफ्टी में एक बात जो अभी तक हमें समझ में आई है कि भाई डीआईजी लेवल तक का ऑफिसर जब तक कोई अथराइज नहीं करेगा तब तक इस तरीके की जांच या इस तरह की कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी। लेकिन क्या ये काफी होगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल काफी होगा। एक चीज बताइए, मेरे देश में पुलिस है, हर राज्य में अलग अलग पुलिस है, और हर राज्य में पुलिस जो है प्रथम दृष्टया अगर किसी भी व्यक्ति को देश या समाज के खिलाफ कुछ भी करते हुए देखती है और गिरफ्तार करती है और कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। अगर मैं इस पर पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाकर ये कहने लगूं कि सेफ्टी क्या है, क्या गारंटी है कि वो पुलिस जो है वहां पर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा देगी? क्या गारंटी है कि किसी पर कोई कुछ भी गलत एक ऐसा बैंड जो पदार्थ है वो नहीं रख देगी? इस तरीके की अप्रोच के साथ अगर देखा जाए तो फिर तो आपको पुलिस चाहिए ही नहीं। आप क्या कोई हाहा लैंड में तो नहीं रहते ना भाई? यहां पर कानून है, यहां पर संस्थाएं हैं, उनके ऊपर कोर्ट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी तय होती है। गौतम नवलखा के मामले में खुद तहसील ही अपने आप को कह रहे हैं कि भाई उस पर से वो जो केस था वो विड्रॉ हुआ, या फिर जो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया गया था उसको विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, तो बाकी केसेस में भी ये स्थिति रहेगी। लेकिन इसके उलट अगर बात करें हम, और किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि नहीं नहीं वो तो पुलिस परेशान कर सकती है, और उसका क्या, जो आदमी किताबें पढ़कर उन्हीं बैंड किताबों को पढ़ हाथ काट देता है, उनका क्या, जो केरला में जो है एक प्रोफेसर, क्रिश्चियन प्रोफेसर के वही किताबें पढ़कर हाथ काट दिया, अगर उसको प्रिकॉशनरी कानून होता और पहले पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ वहां पर हमारे जवान शहीद हो गए, उनके लिए अगर हमने पहले से प्लान करके प्रिपेयर करके हमारे पास इस तरह का कोई कानून होता और उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था अगर हमने उनको वही रोक दिया होता तो वो स्थिति नहीं बनती। भीमा कोरेगांव का भी यही हाल है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, किसी भी व्यक्ति से समाज और देश में 1% भी रिस्क लगता है तो प्लीज आप देश की सॉवरेनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार रखते हैं भाई। दिनेश वार्ष्णेय, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि बेहद शानदार कदम है, इतना डर कर देश नहीं चलाया जा सकता। कि कानून का दुरुपयोग होगा, इस डर से क्या कानून ही नहीं लाया जाएगा? एक मिनट प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, क्या कानून का दुरुपयोग हो सकता है इस डर से? कोई कानून, तब तो कोई देश में कोई कानून नहीं आएगा उस हिसाब से हमारे देश में। हाँ रंजीत कुमार जी, बहुत सारे ऐसे कानून हैं मौजूदा कानूनों में भी जिसके जरिए इन चीजों पे रोक लगाई जा सकती है। ये जो अलग से ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में असेंबली के चुनाव आने वाले हैं। इस सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खुल्लम खुल्ला महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा पता लगा है। ये उस आंदोलन को, किसानों की आवाज को दबाने के लिए, मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। वहां पे गौतम नवलखा के केस में साफ पता लगा, सुनिए आप पूरी चीज में मत बोलिए, गौतम जब जिसके तहसील ने भी इशारा किया है, एनआईए ने वो लेटर विड्रॉ किया, और मैंने आपके टाइम्स नाउ में पहली डिबेट में कहा था कि ये लेटर प्लांटिंग निकलेगा, और ये प्लांटिंग निकला। मैं आप सबसे पहला आदमी था आपकी टाइम्स नाउ की डिबेट में मैं बोला हूँ। आप नहीं तो पूछिए नामिका कुमार से ये बात, और नहीं तो अपनी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, अपने वीडियोस निकाल के। वो प्लान इसी तरह से सुधा भारद्वाज के केस में भी हमने कहा था कि ये झूठा केस बनाया जा रहा है, ये सिर्फ उस विचारधारा को दबाने के लिए बनाया जा रहा है जो मजदूरों किसानों के साथ खड़ी है। तो भाई मजदूरों और किसानों के साथ, एक मिनट दिनेश वार्ष्णेय भाई, दिनेश वार्ष्णेय, मजदूरों और किसानों की समस्याएं और उसकी आवाज उठाने के लिए बंदूक का सहारा लेना जरूरी है क्या? उसके लिए बम बारूद का सहारा लेना जरूरी है क्या? बात करते हैं आप, मेरे बीच में हमेशा बोलते हैं, उनके बीच में नहीं बोलते, शिवम के बीच में। पूरी बात तो सुन लीजिए। उन्होंने वो कानून क्यों नहीं बनाया कि आरएसएस पे बैन लगाएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, या उन संगठनों पे बैन लगाएंगे, विश्व हिंदू परिषद पे जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, या हनुमान दल पे क्यों नहीं लगाएंगे?
ये सिर्फ एक खेल लगाया ना, लगाया भाई, संघ पे 4 बार बैन लगाया, क्या अचीव किया? कोर्ट में 2 दिन नहीं टिका वो बैन। लगा है संघ पर, कैसे नहीं लगा? लगा है, तोड़ने वालों को संघ पर बैन लगा है। चिट्ठी देकर फिर आपको जो है आजादी के परेड में संघ को बुलाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं उसने क्या काम किया है। क्या बात करते हैं भाई, 4 बार बैन लगा है संघ पर, बैन लगने के बाद वापस बुलाया आपने, क्योंकि आप कोर्ट में कुछ नहीं साबित कर पाए। बाबरी के बाद आप पहुंचे थे ना, बैन लगा दिया था आपने, कोर्ट में 2 दिन नहीं टिका वो, और आगे